दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन करें हमारे लिए उतना अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना करें चीज़ें हमारे लिए आसान भी होती जा रही है और उसका रिवार्ड भी हमें मिल रहा है। अभी रिसेंटली आपने एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तानी कोई पत्रकार वर्ल्ड कप कवर करने के लिए भारत आए हुए थे और उन्होंने ये यूपीआई ट्रांजैक्शन देखा कि भाई 10 रुपये का भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहा है। बड़ा उन्हें शॉक लगा। कहीं ना कहीं हमारे लिए एक कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है कि चलो भाई, सारा विश्व है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हमारे गांव कस्बे में भी यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये तो है अच्छी खबर। लेकिन अगर जब हम जितना भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं या जितना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अगर ये अच्छी चीज है तो इसके साथ एक समस्या भी आ रही है। समस्या क्या है? समस्या है फ्रॉड की समस्या। आज के दौर में हम फ्रॉड से भी बहुत जूझ रहे हैं और ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है कि फ्रॉड ऐसा नहीं है कि उन लोगों के साथ ही होता है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं। उन लोगों के साथ भी होता है जिनके पास हजारों और लाखों रुपए हैं, उनके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है। और इसी फ्रॉड के कड़ी में अभी एक नया फ्रॉड है। नया फ्रॉड नहीं कहेंगे, ये ऑलरेडी बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन अभी ये ज्यादा हो रहा है और वो फ्रॉड का नाम है सिम स्वैप फ्रॉड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सिम स्वैप फ्रॉड होता है क्या, इससे आप बच कैसे सकते हैं, और आपको भी इसलिए जानना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अगला विक्टिम आप भी हो सके। तो चलिए सबसे पहले खबरों पे बात करते हैं। न्यूज ये था अभी रिसेंटली हर न्यूज़पेपर की सुर्खियों में ये पड़ा हुआ था कि 21 वकील हैं हमारे दिल्ली राजधानी के और उनके मोबाइल में कंसेक्यूटिवली 3 मिस कॉल आया और उनके अकाउंट से सर्टेन अमाउंट है वो मेरा डिटेक्ट हो गए। ये हर न्यूज़पेपर की सुर्खियां ये बनी हुई थी। ठीक है साहब, ये तो आप हमारा खबर बना हुआ है, लेकिन ये हुआ कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस काम को करने के लिए यूज किया गया है सिम स्वैप का। सिम स्वैप एक तरह का हमारा क्या है, ऑनलाइन फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अब है कि जब ये सिम स्वैप किया जाता है तो पहले ये होता कैसा है, पहला बात ये समझना चाहिए। और अगर ये होता भी है तो क्या हम इसका विक्टिम हो सकते हैं, और अगर हम इसका विक्टिम हो गए तो हम इससे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इन चीजों को जानना यहां पे जरूरी है। तो चलिए इसी पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, खबर आपके सामने यहां पे दिख रहा है। छोटा सा पॉइंट है कि सबसे पहले सर सिम स्वैप स्कैम होता है क्या। तो सिम स्वैप स्कैम कहने का मतलब यहां पे ये है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो यहां पे जो हमारा फ्रॉड एक्टिविटी पर्सन है, यानी कि जो फ्रॉड करने वाला है, वो क्या करता है, 2 टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो है हमारा फिशिंग या हमारा एसएमएसिंग या विशिंग भी कह सकते हैं। अब यहां पे सवाल ये आएगा कि सिम फ्रॉड करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, टेक्नोलॉजी ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। वो है मेरा फिशिंग, वो है मेरा एसएमएसिंग और वो है मेरा विशिंग। सर ये तीनों क्या है, पहले ये तो समझा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग है क्या, एक तरह का ऑनलाइन फ्रॉड है। इस पे एक वेब सीरीज भी आई थी जामताड़ा, आपने देखा होगा। तो फिशिंग में होता है क्या, किसी भी तरह करके इसमें ईमेल का इस्तेमाल किया था। फिशिंग के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है ईमेल फिशिंग। तो ईमेल फिशिंग में क्या होता है कि आपको किसी तरह का ईमेल भेजा जाता है और आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है और लालच के दौर पे आप वो निजी जानकारी दे भी देते हैं। आपको बहुत बार ऐसा ईमेल आया होगा कि सर आप एक कार जीत चुके हैं, बस एक डिटेल हमें फिल कीजिए, ये कार आपके घर में अभी हम डिलीवर करवा देंगे। सर आप हमारे लकी विनर हो चुके हैं, आपको लॉटरी लगी है 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की। ऐसे बहुत सारे ईमेल्स आते होंगे और ये जो ईमेल भेजा जाता है उसका तरीका ये होता है कि बल्क ऑफ लोगों को भेजा जाता है। एक साथ कम से कम हजारों लोगों को भेजा गया। अब जब 1000 लोगों को भेजा जाएगा तो 1-2 लोग तो फंसेंगे ही। तो भाई उनमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है भाई, मेरे को मिल रहा है 1 लाख रुपए, मेरे को मिल रहा है एक वैगनआर, क्यों ना करूं, एक डिटेल वहां पे फिल कर दूं। आप बस वहीं पे ट्रिक में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ डिटेल, जैसे कि पर्सनल डिटेल हो गया, जो भी वो मांगता है, अकाउंट डिटेल हो गया, बहुत सारा डिटेल है जो आप वहां पे फिल कर पाते हैं। अब ये डिटेल जा चुका है उसके पास जो आपके साथ फ्रॉड करने की जो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ईमेल फिशिंग। इसके अलावा बहुत ज्यादा आपको एसएमएस भी आता है और आपको लॉटरी के बारे में जालसाज किया जाता है। तो ये एसएमएस जो आता है उसको एसएमएसिंग कहा जाता है। बहुत बार आपको कॉल भी आता है और आपको ये बताया जाता है कि आप हमारे लकी विनर हैं और आपको ये सर्टेन अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो इसे कहा जाता है विशिंग। तो हमारा फिशिंग, विशिंग और एसएमएसिंग, ये तीनों क्लियर है। तो ये तीनों का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, आपका पहले निजी जानकारी है वो एक्सेस किया जाता है। और आजकल के दौर में ये भी किया जा रहा है कि किसी वेबसाइट का क्लाउन भी बनाया जाता है। यानी कि आप मान लो फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट का एक क्लाउन भी बन सकता है और आपसे इंफॉर्मेशन लिया जा सकता है। तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये तरह तरह का ट्रिक करके यूज करके आपका क्या आता है, सबसे पहले पर्सनल जानकारी लिया जाता है। चलिए, तो ये तो हो गया तरीका जिससे हम फंसते हैं, ये फंसने का तरीका है। अब जब ये हम फंस गए तो ये सिम स्वैप सर काम कैसे करता है, पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सिम स्वैप पे काम ये होता है
कि आपका फिशिंग विशिंग सोशल मीडिया ये सब काम करके कोई भी मालवेयर ट्रिक इस्तेमाल करके आपसे इंफॉर्मेशन ले लिया और आप दे भी देते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज के डेट में क्या करते हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, कॉन्टैक्ट एक्सेस तो अपना गैलरी एक्सेस सारा एक्सेस मोबाइल में देते हो, यानी आप खुद से ही अपनी जानकारी दे रहे हो। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट पे आप चले जाते हो जहां पे आपको लगता है, अगर मान करता हूं बहुत सारा ऐसा कमर्शियल वेबसाइट है जो आपको प्रोडक्ट सस्ते में देता है और आप वहां सस्ते के चक्कर में जाके अपनी सारी निजी जानकारी उसको आप सौंप के आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको निजी जानकारी सौंप दिए। तो बेसिकली यहां पे फ्रॉड एक्टिविस्ट करता है क्या, तो इस तरह से फिशिंग वगैरह करके आपसे पर्सनल जानकारी ले लिया, ठीक है। अब ये पर्सनल जानकारी लेके अब क्या करेगा वो, अगर मान लीजिए कि आपके पास उसका अकाउंट नंबर है, पर्सनल डिटेल है, मोबाइल नंबर, यानी वो सारे आधार नंबर वगैरह, यानी एक सिम कार्ड खरीदने के लिए जो भी जानकारी चाहिए सब उसके पास है। ठीक है साहब, मेरे पास आ चुका है। अब वो क्या करेगा, उस सिम का क्लाउन बनाता है। अब सर ये हो कैसे सकता है, सिम का क्लाउन बनता भी क्या, बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लीकेट सिम। या तो आपने ये सुना होगा सिम को पोर्ट करना। आप समझिए कि मेरे पास जियो का सिम है, मेरे पास जियो का सिम है, क्या इसको हम एयरटेल से कर सकते हैं? हाँ सर एयरटेल से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जियो से एयरटेल में कन्वर्ट करने को ही हम लोग कहते हैं पोर्ट करना, सिम को पोर्ट करना। तो जाहिर सी बात है भाई, मैं एयरटेल वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब मेरा ये नंबर है, मेरा ये डिटेल है, मेरा ये आधार नंबर है, मेरा ये पर्सनल है, सब कुछ मैं उसको दे रहा हूं, अब मुझे एयरटेल में ये पोर्ट कर दो। तो वो बोलेगा हाँ साहब क्यों नहीं कर देंगे, आइए आप आइए, मेरा कस्टमर है, जियो का कस्टमर हम छीन रहे हैं एयरटेल वाला, तो दे देगा भाई, आ जाओ। अब वो क्या करता है कि ये पोर्ट वहां पे हो जाता है। अब जैसे यहां पे पोर्ट होता है तो आप यहां पे कंफ्यूजन ये है कि सर ठीक है मेरे सिम का डुप्लीकेट बन गया, तो वो सिम तो मेरे पास भी होता है, वो सिम तो मेरे पास भी होता है, तो क्या एक सिम एक समय पे दो जगह काम कर सकता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जैसे ही वो सेकंड सिम एक्टिवेट होगा, आपका जो है नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आज के दौर में आपने देखना कि बहुत बार ऐसा होने लगा है, ये मैं आपको सतर्क भी करना चाहूंगा यहां पे कि आप ये नोटिस करना कि आज के दौर में क्या बहुत बार सिग्नल लॉस हो जाता है। जब सिग्नल लॉस होता है तो आप जिस सेलुलर कंपनी का सिग्नल यूज कर रहे हैं, पहले वो अगर मान लो मेरा जियो का फोन है, जियो का अगर कनेक्शन लॉस हुआ है तो मेरा हुआ है तो बगल वाले का भी तो हुआ होगा, तो ये पहले रेक्टिफाई करो कि सर उसका भी गया है क्या। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ आपका गया तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कहीं कहीं विक्टिम बन सकते हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो चलिए सबसे पहले बात ये करते हैं कि ये आपका फिशिंग करके या विशिंग करके या एसएमएसिंग करके आपसे इंफॉर्मेशन ले लेता है। उसके बाद आपका सिम का जियो पोर्ट बनाता है। पोर्ट करने के बाद अब क्या है कि आपका ऑफिशियल नंबर उसके पास आ चुका है और आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो आपका क्या हो चुका है, अब बंद हो चुका है। ठीक है, बंद दैट मींस और डीएक्टिवेट हो चुका है। यही चीज हुआ था अभी जो वकील साहिबा के साथ जो हुआ था। वो क्या हुआ कि उनका मोबाइल बंद हुआ, उससे पहले उनको 3 मिस कॉल किया कंफर्मेशन के लिए कि भाई ये अभी भी चालू है क्या। दूसरे नंबर से कॉल किया, अगर वो यस 3 मिस कॉल किया यानी कंफर्म है कि वो चालू है, फिर थोड़ी देर बाद ये अपना नंबर एक्टिवेट हो गया इसका और उसका नंबर हो गया ब्लॉक। जैसे उसका नंबर ब्लॉक हुआ, सर्टेन टाइम पीरियड में इसके अकाउंट से कंटिन्यूसली उसके अकाउंट से अमाउंट डिटेक्ट किया गया और वो अकाउंट वहां पे खाली हो गया। तो ये गतिविधि वहां पे की जाती है। तो पहले ये पोर्ट करता है, पोर्ट करने के बाद क्या है, अब क्या है मेरा नंबर किसी और मोबाइल में जा चुका है। ठीक है, अब क्या करेगा, अकाउंट डिटेल भी है, मैं जाऊंगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूंगा, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कुछ भी करूंगा, ओटीपी तो उसी मोबाइल में आएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी का यूज करूंगा और मैं आपका अकाउंट से पैसा एक्सेस कर लूंगा। और इसी पद्धति को कहा गया है सिम स्वैप। अब समझ में आ गया सिम स्वैप होता है क्या। तो सिंपल सा बात है कि यहां पे होता है ये 4 प्रोसेस के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि पहले आप फिशिंग के माध्यम से आपसे इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जाता है, फिर आपके नंबर को पोर्ट किया जाता है। ठीक है, पोर्ट करने के बाद आपसे ओटीपी वगैरह ये कुछ भी ऑनलाइन ओटीपी वगैरह एक्सेस किया जाता है और इन दैट पीरियड आपका मोबाइल क्या हो जाता है, वो कभी ऐसा होता है आपको ये कब फेस होता है, फील होता है जब आपके मोबाइल में सिग्नल लॉस हो जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये 4 स्टेप में आपके साथ सिम स्वैप का कार्रवाई की जाती है। तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपको भी ये जानना चाहिए कि सिम स्वैप होता है कैसे। अगर आपके मोबाइल में सिग्नल लॉस हो रहा है तो आप इसको नजरअंदाज ना करें। तो ये तो है समस्या सर, सिम स्वैप ऐसे किया जाता है, ऐसे करके ऑनलाइन फ्रॉड होता है। अब है सर समस्या तो ये, समाधान कुछ है क्या? बिल्कुल, मैं हमेशा बात करता हूं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे मैं बात करता हूं कि जहां पे हम ये कहते हैं कि जानकारी ही बचाओ है।
आप जितना सतर्क रहोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो 2-3 पॉइंट है मैं आपको जो बताऊंगा जो आपको जानना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यहां पे ये मैं कहूंगा, ये एक समस्या है, पहले ये चीज एक्सेप्ट करो। आप जैसे हर चीज के बारे में अवेयर रहते हो, आप सरकार के बारे में, सर सरकार किसकी बननी है नहीं बननी, इस चीज के बारे में भी इंटरेस्ट लेते हो आप। हाँ सर लेता हूं। ऑफिस में क्या हो रहा है, घर में क्या, ये आपके डेली लाइफ का पार्ट हो गया है। उसी तरह अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ये फ्रॉड एक्टिविटी भी मेरे साथ हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मैं बीमार पड़ सकता हूं, तो यह भी चीज आपके साथ हो सकता है। तो बीमारी से बचने के लिए आप क्या करते हो सर? तो अब अच्छे डाइट लेते हो आप, मतलब गंदी गंदी चीज खाने पीने से बचते हो, बाहर का चीज, मतलब जितना भी आप प्रोटेक्शन ले सको, हेल्दी आप प्रोटीन्स वगैरह ले लेते हो। कहने का मतलब है कि आप एक बीमारी से बचने के लिए जो भी चीज की आवश्यकता पड़ती है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आप उसके लिए सतर्क हो। सेम चीज यहां पे भी है। आपको यहां पे ये मानना पड़ेगा कि ये समस्या है। अब सबसे पहले ये एक्सेप्ट कर लो डेली लाइफ में कि नहीं सर ये मेरे साथ भी हो सकता है। आप कोई ऐसा नहीं है कि सर मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, 20,000 रुपए ले लेगा तो क्या होगा, जी नहीं। आपका डिटेल है सर, और आपका अकाउंट नहीं, आपका अगर पूरा इंफॉर्मेशन आपके चला गया तो आप 20,000 के नहीं, आप 20 करोड़ की चीज है। आप समझ के देखिए आप क्या है, आपकी बॉडी क्या है। किसी तरह का भी फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, तो वो अभी उस जोन में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे साथ भी हो सकता है और इसके बारे में मुझे भी जानकारी रखनी चाहिए। पहला पॉइंट ये, जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लोगे अब इस पे आप सर्च करना स्टार्ट करोगे। इसलिए मैंने बोला जानकारी ही बचाव है। दूसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे दूसरा पॉइंट यहां पे ये है कि सर इसे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए आपको यह करना होगा कि जब भी आपके मोबाइल का ये सिग्नल लॉस वाला सिस्टम अगर कभी भी इन केस हो जाए, तो आपको उसके लिए अवेयर रहना है कि सर क्या मेरा गया है तो बगल वाले का भी गया है। तुरंत पढ़ लो, बगल में तो बैठा है कोई, आसपास तो लोग होंगे ही, पूछ लो यार मेरा जियो का कनेक्शन चला गया, आपका भी गया है क्या? वो बोलेगा कि अरे यार मेरा तो नहीं गया। अगर सिर्फ आपका गया है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, आप अपने अकाउंट डिटेल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे बैंक भी आपको निर्देशित करती है कि सर हर 30 दिन में, हर 45 दिन में, हर 90 दिन में आप अपना ओटीपी मतलब पासवर्ड है वो चेंज करते रहें, और जरूर करते रहें। ये काम जरूर करें। ये एक तरीका है जो अपने अकाउंट को आप सुरक्षित कर सकते हैं, हमेशा पासवर्ड वगैरह चेंज करना, ठीक है। ओटीपी नहीं शेयर करना, क्यों? आपके पापा ही क्यों ना मांग रहे हो। क्योंकि आज के दौर में यह भी हो रहा है कि एआई फ्रॉड भी होता है, यानी कि आपको फोन आ रहा है, लगेगा कि मेरे पापा का ही आवाज, डांट के बोलेगा सुनो मोबाइल पे क्या होगा, ओटीपी जरा बताना मेरा ओटीपी। हाँ बोलो यार पापा मांग रहे हैं, ओटीपी क्या ना दूं? आप दे दोगे, लेकिन वो भी फोन पे पापा को भी ओटीपी मत दो। कुछ भी हो जाए पापा को भी ओटीपी ना देना। दो चीजें हो गई। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो ये एक मतलब जनरल सा सजेशन है आपके डेट में कि अब हर इंसान का क्या होता है, 1 से 2 अकाउंट्स होते हैं, 2-3 अकाउंट्स होते हैं। तो कभी भी अगर पैसे हैं आपके पास, उसको एक अकाउंट में मत इंस्टॉल करो, एक अकाउंट में मत उसको सेव रखो, मल्टीपल अकाउंट में रखे, वो ज्यादा सेफ है। और जिस अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं उस पर यूपीआई नहीं भी सिंक्रोनाइज करोगे तो कोई गुनाह नहीं है। बात समझ में आया? यानी कि जिस अकाउंट में आप कुछ ज्यादा धनराशि रख रहे हो उस अकाउंट को ज्यादा पब्लिकली यूज नहीं करना है, यानी इंटरनेट बैंकिंग में कम यूज करना है, हम यूपीआई पे कम यूज कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस तरह से आप बच सकते हैं। मतलब ये सिंपल सा लॉजिक यही है ना कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए है और मेरे पास 4 जेब है, अगर मैं हर जेब में 2,500 रख दूं तो अगर मेरा जेब कटे भी तो एक जेब कटेगा ना, पूरा तो मैं नील नहीं हूंगा। तो ये तरीका है। ओटीपी चेंज करना हमेशा तरीका है। और कुछ भी इस तरह का अगर सरकार आपको हमेशा मैसेज भेजते रहती है कि इस तरह की एक्टिविटी हो तो उसके बारे में जानिए। जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला कि जानकारी ही बचाव है। तो 2-3 चीज एक्टिविटी, आपका सिग्नल लॉस होता है उसके बारे में आप अवेयर रहे, पहला चीज। दूसरा, आप अपना अकाउंट को हमेशा पासवर्ड रीचेंज करते रहें। बहुत सारा लोग तो कहता है कि सर प्रोटेक्शन लेयर ले लें, ठीक है आप प्रोटेक्शन लेयर भी लेते हैं, वो एक्सपेंसिव है। आप अगर कोई फायरवॉल इंस्टॉल भी करते हैं तो उसके लिए पैसे आपको देना पड़ता है। खैर वो कर भी सकते हैं, लेकिन हर कोई वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला कि मल्टीपल अकाउंट में आप पैसे रखो, वो ज्यादा सेफ आपका होगा। और किसी तरह का इंफॉर्मेशन, किसी तरह का लालच आपको दिया जा रहा है तो उस चक्कर में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि फ्री का तो भाई यहां पे आजकल पानी नहीं मिलता है, तो आपको पैसे को कैसे दे सकता है। तो ये 4-5 एक्टिविटी का इस्तेमाल करके आप इस क्राइम से आप बच सकते हैं।
मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचा पाया हूंगा और आने वाले समय में आप इस एक्टिविटी से बचेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, डाउनलोड द डाटा 24/7 एप्लीकेशन, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। जी, मेरा नाम है विवेक पांडे, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट।